हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जुगल किशोर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक्स में, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ थर्मोसेट कंपोजिट्स की। और जिसमें हमारे दो ही प्रोसेस हैं थर्मोसेट में भी, एक तो पल्ट्रूजन है और एक वेट लेयर प्रोसेस है, और जिसे हम बोलते हैं हैंड लेयर प्रोसेस। तो सबसे पहले जो मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बार बार एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, थर्मोसेट थर्मोसेट। तो जब भी आप किसी भी कंपोजिट कंपनी में काम करोगे तो हमारे पास दो ही शब्द आते हैं वहाँ पर। एक तो आता है थर्मोसेट और दूसरा आता है थर्मोप्लास्टिक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्यों इसको थर्मोसेट बोलते हैं, क्यों इसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थर्मोसेट। तो थर्मोसेट क्या है कि इसमें अगर एक बार हमारा मटेरियल अगर ठोस बन जाए, एक बार हमारा मटेरियल हार्ड बन जाए, तो फिर उसे हम कभी भी रीशेप नहीं कर सकते। कभी भी हम उसको मेल्ट करके दोबारा से हम उससे यूज़ नहीं कर सकते। तो वो हमारा सिर्फ एक तरह से वेस्टेज ही होगा। उसे कभी भी हम मेल्ट करके दूसरा मटेरियल कुछ भी नहीं बना सकते। जो ऐसा आपके पास होगा पॉलीमर्स में, या पॉलीमर्स अगर आपके पास पॉलीमर्स में हो या थर्मोसेट में हो, मैं आपको दोनों का बाद में डिफरेंस भी बताऊंगा कि पॉलीमर्स क्या है और थर्मोसेट क्या है। पर अगर एक बार आपका मटेरियल हार्ड हो गया, दोबारा से वो रीशेप नहीं हो रहा है, तो वो आपका होगा थर्मोसेट। और थर्मोप्लास्टिक क्या है, जिसमें हीटिंग करने पर मटेरियल पिघल कर उसकी फिर से हम कोई नई शेप बना दें, तो उसे हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। मैं फिर से आपको बताता हूँ थर्मोसेट क्या है। जिसको एक बार जो हार्ड होने पे, ठोस होने पे, एक बार जो मटेरियल फिर से अपनी रीशेप में ना आ सके, फिर से हम उसकी दोबारा कोई शेप ना बना सके, तो वो हमारा थर्मोसेट है। और जिस भी मटेरियल का, जिस भी कंपोजिट मटेरियल का, पॉलीमर्स मटेरियल को अगर हम एक बार मेल्ट कर लें और फिर से हम उसको कोई नई शेप दे सकें, तो वो हमारे पास होगा, तो वो हमारे पास होता है थर्मोप्लास्टिक। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास थर्मोसेट है, तो थर्मोसेट में हमारे पास क्या क्या आता है और थर्मोप्लास्टिक में हमारे पास क्या क्या आता है। तो थर्मोसेट में जैसे आप रेजिन यूज़ करते हो, पॉलिएस्टर रेजिन यूज़ करते हो, विनाइल एस्टर रेजिन यूज़ करते हो, एपॉक्सी रेजिन यूज़ करते हो, फिनोलिक रेजिन यूज़ करते हो, मेलामाइन रेजिन यूज़ करते हो। तो ये सारे ही रेजिन ऐसी हैं कि अगर एक बार ये हार्ड हो गए, अगर इनसे एक बार कोई शेप बन गई, तो दोबारा से ये कभी भी मेल्ट नहीं होंगे और कभी भी हम इनसे कुछ भी दोबारा नहीं बना सकेंगे। तो उसके बाद सिर्फ हमें इसे वेस्ट ही करना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ थर्मोप्लास्टिक्स में जैसे हमारे पास पीपी हैं और नायलॉन है, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीअमाइड, पॉलीप्रोपाइलिन पीपी, पॉलीअमाइड को आप नायलॉन बोल देते हैं। तो अगर इन दोनों का क्या है, ये जो रेजिन होता है ये ग्रैनुअल्स टाइप का होता है, जैसे छोटे छोटे कंकड़ हो गए वैसे होता है ये। तो क्या करेंगे, इसे ये मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद जो भी हमें इसकी शेप चाहिए, वो शेप हमें इसकी मिल जाएगी। जो भी हमने इसे बनाना है या कैसी भी हमने इसकी शेप लेनी है, ये वैसे ही बन के आपके पास उभर आएगा। अगर आपने कभी भी अपने पास एक वर्ड सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया पल्ट्रूजन्स हो गया या फिर हैंड लेप हो गया, तो एक आपने वर्ड सुना होगा इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इंजेक्शन मोल्डिंग जहाँ कहीं पर भी आप ये शब्द सुनोगे तो आप उससे समझ जाओगे कि ये हमारे पास थर्मोप्लास्टिक प्रोसेस है। तो अभी मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट में क्या डिफरेंस है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों की जो प्रोसेसिंग है, साइकिल टाइम है, उनमें भी क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर है। जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर है वो आपका है थर्मोसेट में एक मीडियम चाहिए, बट थर्मोप्लास्टिक्स में वो हाई चाहिए जो आपका टेम्परेचर है। उसके बाद जो साइकिल टाइम है वो आपका थर्मोसेट का ज़्यादा है और थर्मोप्लास्टिक का कम है। और थर्मोसेट का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मटेरियल जब एक बार हम हैंड के लेअप, जब हम रेजिन और फाइबर को मिला के कोई पीस बनाएंगे, तो उसको सूखने के लिए, क्योर होने के लिए जो टाइम लगता है, तो वो मिनिमम कम से कम भी 3 से 4 घंटे का टाइम होता है। तो इसका जो साइकिल टाइम है, साइकिल टाइम इसका ज़्यादा है। अगर आप एनर्जी कंजप्शन की बात करोगे, जो ऊर्जा लगेगी, तो वो हमारी थर्मोसेट में कम है और थर्मोप्लास्टिक्स में
हमारी ज़्यादा है। अगर आप इक्विपमेंट कॉस्ट की बात करोगे, अगर आप हैंड या पल्ट्रूजन में काम करते हो तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। या पल्ट्रूजन में आपको एक बार मशीन पे कुछ एक बार आपको लाइक एस कोई भी अपनी मनी एक बार स्पेंड करनी पड़ेगी, मशीन ले आओगे, सेटअप कर लोगे, फिर उसके बाद तो उसकी रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। अगर आप बात करते हो अपनी हैंड लेयर प्रोसेस की या फिर हैंड लेयर प्रोसेस ही जिसको हम बोलते हैं या फिर वेट लेयर प्रोसेस बोल देते हैं, हैंड मोल्डिंग प्रोसेस, तो उसमें तो आपकी इक्विपमेंट कॉस्ट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, बिल्कुल इक्विपमेंट कॉस्ट नहीं है। जबकि थर्मोप्लास्टिक्स में इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू थर्मोसेट। और दूसरा इसका मैं आपको अगले बताऊंगा कि जो फायर रेजिस्टेंस की आग को लगने से रोकना, आग से बचना मटेरियल है, तो वो थर्मोसेट में ज़्यादा उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है या थर्मोप्लास्टिक में। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। जो थर्मोसेट है ये फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज इसकी काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है। और अगर आप बात करोगे थर्मोप्लास्टिक्स में तो इसमें तो काफ़ी ही लोअर है, काफ़ी डाउन है। आपने कभी घर में देखा होगा जो हमारी इलेक्ट्रिक की जिसमें हमारी वायरिंग लगाते हैं तो उसके ऊपर जो आजकल शीटें लगी होती हैं वो सारी हमारी थर्मोप्लास्टिक की हैं। कभी आपने देखा होगा कुछ करंट हुआ या कुछ भी उसमें लगी आग तो वो एकदम से जल जाती हैं, पिघल जाती हैं। पिघल होने के बाद वो फिर भी दूसरी बार यूज हो जाएंगी, पर वो तो या तो नीचे गिर जाती हैं या तो वेस्ट हो जाती हैं, तो उसे हम फिर से यूज कर सकते हैं। बट जबकि आपके पास जो ये फायर रेजिस्टेंस अगर आप देखते हो, हमारे पास मेट्रोज होती है, हमारे पास ब्रिज बनते हैं, हमारे पास कूलिंग टावर बनते हैं, हमारे पास आर्मी में जो कैंप लगते हैं, आर्मी के कैंप में जो उनके उनके जो वो आर्मी के जो कैंप लगेंगे तो उसमें उनके जो भी शेल्टर्स होती हैं वो एफआरपी में थर्मोसेट में बनी होती हैं। तो उसमें भी कभी भी उसकी आग रेजिस्टेंस फायर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है इसमें। अगर हम देखना है कि आग को रोकने के लिए तो थर्मोसेट बहुत ही बढ़िया है, ये जल्दी आग को नहीं पकड़ता। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक्स है ये बहुत डाउन है, ये आग को पकड़ लेता है जल्दी। सो अगर इसके बाद अगला हम देखेंगे तो जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है, डायमेंशन स्टेबिलिटी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। वो मिलेगी अगर आपको सबसे ज़्यादा डायमेंशन की स्टेबिलिटी चाहिए, बिल्कुल GD&T एक वर्ड है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस। अगर आपको डायमेंशन देखनी हो, एक्यूरेट डायमेंशन चाहिए तो वो आपको थर्मोसेट में बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए और थर्मोप्लास्टिक्स में आपकी थोड़ी सी मीडियम चल पड़ेगी, अप्स एंड डाउन चल पड़ेगी, उसमें कोई आपको इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके आगे मैं आपको बात करता हूं, जो हम कच्चा मटेरियल रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी थर्मोसेट में कम है और थर्मोप्लास्टिक्स में आपकी ज़्यादा है। अगर आप टूलिंग कॉस्ट की बात करोगे, जो आपको मैंने पहले बताया इक्विपमेंट कॉस्ट है, वो भी आपकी थर्मोसेट में कम है, थर्मोप्लास्टिक में ज़्यादा है। प्लांट की सेटअप जो कॉस्ट है वो आपकी थर्मोसेट में कम है, थर्मोप्लास्टिक्स में ज़्यादा है। और फिर से एक बात आप फिर से याद रखो कि थर्मोसेट है, अगर उसका हीटिंग हो गई, हीटिंग दे दी तो वो क्योर परमानेंटली हो जाएगा, फिर से उसकी रीशेप नहीं होगी। और जबकि थर्मोप्लास्टिक्स में हमारे पास ये है कि अगर एक बार हम उसको हीट दे देंगे तो उसके बाद फिर से वो पिघल के मेल्ट होके तो उसको हम फिर से रीशेप किसी भी प्रोडक्ट की शेप में लेके आ सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊंगा रीमोल्डिंग करनी है तो रीमोल्डिंग आपकी थर्मो सेट में बिल्कुल नहीं होगी और थर्मोप्लास्टिक्स में होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा केमिकल रिएक्शन की तो हाँ, यस ये थर्मोसेट में है, बट थर्मोप्लास्टिक्स में ये ओनली फिजिकल चेंज है। और उसके बाद अगर शेप देखना हो कि शेप चेंज आफ्टर क्योरिंग, एक बार क्योर होने के बाद, एक बार ठोस होने के बाद, एक बार हार्ड होने के बाद, तो वो आपकी जो शेप आफ्टर क्योरिंग्स है तो वो आपकी सिर्फ थर्मोप्लास्टिक्स में होगी और थर्मोसेट में आपकी वो फिर से शेप नहीं आएगी। अगर फिर हम ये वर्ड में ये एक शब्द में हम ये भी बोल सकते हैं, वंस थर्मोसेट इक्वल्स टू ऑलवेज सेट। एक बार अगर थर्मोसेट हो गया तो ऑलवेज सेट हो गया, तो वो कभी भी हमारा दोबारा से फिर दूसरी शेप नहीं लेगा। तो ये मैंने आज आपको बताया है थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेट में क्या डिफरेंस है। मेरे किसी भी कंटेंट में अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इसमें इम्प्रूव करना है, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे लिंक में कमेंट करके आप कोई भी आपकी क्वेरी हो वो हम सब आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लेकिन हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और आपके कोई भी सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में डालो, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियोस में, आने वाले कंटेंट्स में मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करूं। धन्यवाद।